सो फाइनली कल क्लास 11th एंड क्लास 12th का इंग्लिश का वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम है और अभी मैं बेसिकली एक शॉर्ट रिवीजन करता हूँ ताकि कल कुछ एग्ज़ाम में भी हेल्प मिल जाए, विशेष तौर से एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये एक वाइटल सेक्शन होता है जहाँ पर आपको पार्ट बी में तकरीबन 20 अंक मिलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ लीला, ये आपका पहला चैप्टर है 12th, द आइज हैव इट। द आइज हैव इट। सबसे पहले मैं एक बात बोल दूँ, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग सबसे पहले जो लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए पहले ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कर रखा है, अब ऑलमोस्ट सब कुछ तो कंप्लीट है, फिर भी मैं बोलूँगा कि चैप्टर के जो राइटर है उनके नाम का स्पेलिंग बढ़िया से याद कर लीजिए और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं। हम लोग बात करते हैं द आइज हैव इट के। द आइज हैव इट में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। इसमें एक स्टेशन है रोहाना, जिसके आसपास इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चंस घूमते हैं। रोहाना वो स्टेशन है जिस स्टेशन तक नरेटर अकेले यात्रा करते हैं और उस स्टेशन में आने के बाद एक लड़की ट्रेन में चढ़ती है। तो क्वेश्चन करेगा कि रोहाना तक नरेटर के साथ ट्रेन में कौन थे, कोई नहीं। द नरेटर वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट और नो वन अकम्पनीड द नरेटर अप टू रोहाना। एक लड़की ट्रेन में कहाँ चढ़ी थी, तो चढ़ी थी रोहाना स्टेशन में। याद रहे, लड़की ट्रेन पकड़ी थी। द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन एट रोहाना। द गर्ल गॉट इन द ट्रेन एट रोहाना। लड़की को छोड़ने कौन आए थे, तो संभवतः लड़की के माता पिता, क्योंकि नरेटर को ऐसा लग रहा था कि वो अगर महिला और पुरुष अगर आए हैं तो वो कहीं ना कहीं लड़की के माता पिता होंगे। ठीक है, उसमें से वे लोग माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। किस चीज़ के लिए, तो लड़की के कंफर्ट को लेकर के। देयर में बी सम रीज़न। तो वो उसमें से जो महिला थी, महिला जो संभवतः उसकी माँ होगी, वो लड़की को डिटेल में इंस्ट्रक्शन देती है। क्या क्वेश्चन कर सकता है कि हु गेव द डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द वुमन, तो यहाँ आप लोग महिला को लिखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि लड़की किस स्टेशन पर उतरी थी, तो द गर्ल जो है ना, गॉट ऑफ द ट्रेन एट सहारनपुर स्टेशन में उतरी थी। नरेटर कहाँ जा रहे थे, तो नरेटर वॉज गोइंग टू मसूरी वाया देहरा होते हुए वो मसूरी जा रहे थे। मसूरी जो कि हिल रीजन है जहाँ जाने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा कल्पना जो है लड़की भी कर रही थी। और विशेष तौर से ये एक मंथ का वहाँ जिक्र हुआ है, अक्टूबर सबसे अच्छा महीना है पहाड़ियों में घूमने का। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग इजीली पिक किए कि विच इज़ द बेस्ट मंथ फॉर विजिटिंग हिल्स, अक्टूबर, है ना। इसके बाद हम लोग जब आगे जाएंगे तो सहारनपुर स्टेशन, रोहाना में चढ़ने के बाद सहारनपुर में जब लड़की उतर रही है तो वहाँ पर उसको कौन पिक करने आ रहा, हु इज़ गोइंग टू रिसीव द गर्ल एट सहारनपुर, तो द गर्ल्स आंट, लड़की की आंट, है ना। लड़की की आंट की आवाज़ कैसी थी, तो सी हैड हाई पिच्ड वॉइस, ऊंची आवाज़ थी। क्लियर। उसके बाद एक वर्ड आता है रेवरी, REVERIE, जिसका मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में जब सपना वगैरह हम लोग देखते हैं। तो नरेटर का रेवरी कौन तोड़ा था, नरेटर का रेवरी तोड़ा था द न्यू पैसेंजर। फिर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन और मिल सकता है कि लड़की का आवाज़ कैसा था। लड़की का आवाज़ है लाइक द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। ठीक है। नरेटर लड़की के फेस को लेकर के क्या कमेंट करते हैं, तो नरेटर कहते हैं कि लड़की का चेहरा इंटरेस्टिंग था, लेकिन लड़की अब तक क्या सुनी थी कि उसका चेहरा प्रीटी था, लोग ऐसा उसको कहते थे। नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि लड़की नहीं देख पाई थी, क्योंकि उनको लगता है कि नरेटर शायद अंधेरे कोने में कहीं बैठे हुए हों। उन्होंने ऐसा माना कि जो अच्छे दृष्टि वाले लोग होते हैं, जिनका दृष्टि अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे सामान लेकर चलने होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं ये नहीं देख पाते हैं कि कौन उनके साथ है, उनके सामने है नहीं है। वो लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि वो अपने सामान पर ध्यान रखते हैं। लेकिन तुलना में जो लोग कम सामान लेकर चलते हैं, कौन, जो नहीं देख पाते हैं या कम देख पाते हैं। ठीक है। तो इसमें एक आयरोनी भी है क्योंकि थ्रू आउट द स्टोरी नरेटर को ऐसा लगता है कि लड़की जो है वो देख पाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी नरेटर को पता चलता है कि लड़की जो है वो भी अंधी थी। जब वो नए पैसेंजर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि लड़की के बाल कैसे थे। ठीक है, इनको लगता है कि शायद उसके बाल मतलब जुड़ा बना हुआ हो, छोटी हो, या वो अपने बाल खुले रखी हो, है ना, या छोटे काट के रखी हो। लेकिन वो नया पैसेंजर कहता है कि मैंने बस ध्यान दिया, क्या मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों को, जो सुंदर तो बहुत थे लेकिन उसके किसी काम के नहीं थे क्योंकि वो अंधी थी। तो ये बात लास्ट में जाकर के रिवील होती है, नरेटर को लास्ट में पता चलता है ये बात। ट्रेन में बहुत सारी बातें भी होती हैं। ठीक है, लड़की ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं करना चाहती है, उनको छोटा जर्नी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और एक जगह और वर्ड यूज़ हुआ फ्लैटरी, चापलूसी। तो नरेटर के अनुसार कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो चापलूसी का रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध, विरोध करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसको देखना है। इसके अलावा हम लोग जब स्ट्रॉन्ग रूट्स में चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हम लोगों के देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके, वर्तमान में वो हम लोगों के बीच नहीं है। तो ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर से ये लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन के जीवन के बारे में बताया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग को मिल जाएगा, जैसे रामेश्वरम बोल करके एक जगह है, तो रामेश्वरम में जो फेमस है, रामेश्वरम किसके लिए, तो शिव टेम्पल के लिए। शिवा टेम्पल वहाँ बहुत फेमस है, जो इनके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था, अगर हम चल करके जाएँ। ठीक है, इनके माता का नाम आसियम्मा, पिता का नाम जैनुलब्दीन, याद रखना है, पूछता है, जिनको एक आइडियल कपल कहा जाता था लोगों के द्वारा। एंड APJ अब्दुल कलाम बताए हैं अपनी रचना में कि इनके पिताजी बहुत सख्त थे, और जिसकी वजह से वो जो है जितनी भी इनएसेंशियल जो कंफर्ट्स हैं, मतलब ऐशो आराम की जो सुख सुविधा है, इसको वो अवॉइड किया करते थे। ठीक है, और इनके माता पिता दिखने में कैसे, तो टॉल एंड हैंडसम, जबकि ये उतने अच्छे दिखने में नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि इनका बचपन बहुत अच्छा था। और इनके जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला, दैट मीन्स स्कूली एजुकेशन जो है, स्कूली शिक्षा उनको अधिक नहीं मिल पाया था। एंड बहुत ज़्यादा वो धनी भी नहीं थे, तो हिज फादर डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ, ज़्यादा धन भी नहीं था उनके पास। फिर आगे वो बढ़ते हैं तो बताते हैं कि वो सामान्यतः जो उनकी माँ अपने घर में अधिकतर लोगों को खाना खिलाया करती थी, इवन घर के मेंबर से भी अधिक लोग बाहर के होते थे। ये अपने माँ के साथ किचन के फर्श पर बैठ के ही खाना खाते थे, और खाना में इनको जो चीज़ें परोसी जाती थी वो चैप्टर में है, आप वहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें राइस होता था, सांभर होता था एंड चटनी वगैरह होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आप देख लेंगे। इसके बाद जब ये आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये जिक्र करते हैं अपनी मम्मी के लीनिएज, गोत्र की। तो ये बताते हैं कि इनकी माँ का जो वंशज या जो गोत्र है वो थोड़ा ज़्यादा अलग है इनके पिता से, क्योंकि इनके माँ के परिवार में इनके एक पूर्वज को अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी, टाइटल बहादुर दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। MCQ में क्वेश्चन पूछता है कि हु वॉज बेस्टोड, है ना, विद द टाइटल ऑफ बहादुर, तो वन ऑफ द 4 बियर्स ऑफ कलाम्स मदर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद वो धीरे धीरे आते हैं, बताना शुरू करते हैं कि इनके पिता के सबसे खास दोस्त कौन थे। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, स्पेलिंग को ढंग से आप लोग याद करेंगे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लोग आपस में स्पिरिचुअल मैटर पर डिस्कशन किया करते थे। एंड उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि इनके पिताजी विशेष तौर से इनको इवनिंग प्रेयर्स के लिए वहीं पर एक मॉस्क था, ठीक है, तो वहाँ पर वो ले जाया करते थे। ये वहाँ जाते ज़रूर थे, परंतु जो मॉस्क जहाँ पर अरबी भाषा में, है ना, नमाज या प्रार्थना जो भी हो, वो उसको समझ नहीं पाते थे, लेकिन समझते थे इतना कि ये ईश्वर या खुदा, अल्लाह उन तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर आप लोग उसके बाद आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए विशेष में बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एंड APJ अब्दुल कलाम अपने पिताजी के डेली रूटीन के बारे में बताए हैं, जहां वो कहते हैं कि उनके पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर उसको बाद वो जो है कोकोनट ग्रोव, उनका एक बगीचा था नारियल का, वहाँ जाते थे, वहाँ से लगभग 1 दर्जन नारियल लेकर आते थे, फिर वो नाश्ता वगैरह किया करते थे, और यही उनकी जो है रूटीन रही 60 साल के बाद भी। और अपने ही पिता के अनुभव को इन्होंने अपने खुद के जीवन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उतारने का कोशिश किया। एंड इनके पिताजी इनको बहुत या सभी लोगों को बहुत अच्छी भाषा में, यानी डाउन टू अर्थ तमिल में स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को समझाते थे। एंड उनके पिता हमेशा कहा करते थे कि हमारे सामने जो भी मुसीबतें आती हैं वो हमें अवसर देती है अपने आत्मविश्लेषण के लिए, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स इंट्रोस्पेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये भी आप लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बार स्लाइटली, क्योंकि बुक को पढ़ के जाने से आपका सारा MCQ सारा शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन में जिक्र है जार का। तो जार कौन होता है, तो रूस के राजा को जार कहते हैं। तो एक बार एक जार के मन में एक प्रश्न आया, एक नहीं, एक्चुअली गलत कह दिया मैंने, 3 प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको वो तीनों प्रश्न पढ़ना है। इन्होंने क्या किया, पूरे अपने साम्राज्य में जो है घोषणा करवा दिया कि जो भी मेरे प्रश्नों का सही जवाब देगा उन्हें मैं जो है पुरस्कृत करूंगा, परंतु कोई भी इन्हें सही जवाब नहीं दे सका। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये जा करके मिलेंगे एक हर्मिट से। ठीक है, हर्मिट कहाँ रहते थे, वुड जंगल में। ठीक है, उसके बाद हर्मिट किनसे मिलते थे, कॉमन फॉक, सामान्य लोगों से।
इसलिए राजा ने क्या किया, राजा अपने घोड़े से उतर करके, वो भी एक सामान्य इंसान बन करके गए थे, हर्मिट के पास जब गया तो देख रहे थे कि हर्मिट क्या कर रहा है। हर्मिट जो है क्यारी वगैरह तैयार कर रहा है फूल के बीज वगैरह या कुछ पौधे वगैरह लगाने के लिए। वहाँ जाकर के ये उनके काम में हाथ बटाते हैं, दिन भर लगभग इनका वहीं बीत जाता है। ये प्रश्न पूछता है, हर्मिट पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था अपने विस्डम के लिए, विस्डम है ना, विस्डम के लिए। तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो दिन बीतता है, परंतु शाम होने के बावजूद भी जो है हर्मिट उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। फाइनली एक आदमी भागता हुआ आता है जंगल की तरफ से। जब ये लोग करीब से देखते हैं तो देखते हैं उसके पेट में जख्म है। जख्म है तो वो जख्म कैसे हुआ, तो वो बताता है कि वो राजा का दुश्मन है। ही वॉज द एनिमी ऑफ द किंग ऑफ द जार। तो वो क्यों उसका दुश्मन हुआ, क्योंकि उसके भाई को, अर्थात किसके, वो जो अभी इंजर्ड है ना, उसके भाई को राजा ने क्या किया था कि फांसी की सज़ा दे दी थी, उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो घटनाक्रम चलता है और ये जब उसको फिर क्या करते हैं, इलाज करते हैं, किससे, अपने टॉवल से, हैंकरचीफ से उसके घाव को, खून को सोखाते हैं, उसको इलाज करते हैं। और चूंकि जार जो है पूरा थका हारा रहता है तो चौखट पर ही सो जाता है। कहाँ सो जाता है, थ्रेशोल्ड, चौखट पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर लास्ट में वो जाने को चाहता है, तो सुबह जब उठता है तो देखता है वो आदमी उसको जो है बहुत गौर से देख रहा है, वो सारी बातें बताता है। तब राजा कहता है कि ठीक है, मैं तो आपकी सारे प्रॉपर्टी आपको वापस लौटा दूंगा और मैं अपने एक सर्वेंट को आपके पास भेजूंगा जो आपका देख रेख करेगा। एंड जब वो हर्मिट के पास लास्ट टाइम जाता है तो हर्मिट से पूछता है कि मैं तो आपसे प्रश्न का जवाब मांगने आया था, परंतु आपने जवाब तो दिया नहीं। तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आपको तो जवाब दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा समय क्या है, प्रेजेंट को उन्होंने अच्छा समय बताया, वर्तमान से अच्छा समय कुछ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हम जा नहीं सकते, भूत पे हमारा कोई कमांड है ही नहीं। वो बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो है जो हमारे साथ है, क्योंकि उसकी मदद अगर हम करते हैं दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट मैन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके लिए हम जो करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होगा ऑलमोस्ट हर्मिट या जार से रिलेटेड एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसको आप लोग करेंगे। एंड इसके बाद आपके पोइट्री में जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको करना है अस्लीप इन द वैली। अस्लीप इन द वैली में से इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन में कविता, कोई भी अगर आप कविता कर रहे हैं, सब्सटेंस पढ़ लीजिए, सेंट्रल आइडिया, टाइटल पढ़ लीजिए, ये 3 क्वेश्चन तो एकदम कर ही लीजिए। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। ठीक है, या फिर आर्थर रैम्बो या रिम्बाउड जो है वो कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे युद्ध को वो देखते हैं, वो नज़रिया उनको आप रखेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इसको बढ़िया से करेंगे। बेसिकली अस्लीप इन द वैली में एक सोल्जर को दिखाया गया है जो बेसिकली एक घाटी में सोया हुआ पाया जाता है। और देखा जाए तो ये कविता एक प्रकार का सोनेट है। क्या है, सोनेट। और ये एक इटालियन सोनेट है, ये एक इटालियन सोनेट है, और इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रार्क का जन्म इटली में हुआ था, फॉर दैट सेक पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट हम लोग नाम से जानते हैं। इटालियन सोनेट का खास बात होता है 14 लाइन की कविता, लेकिन इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट जो है इसमें दो स्टेंजास होते हैं, 2 स्टेंजा। फर्स्ट जो 8 लाइन है वो एक स्टेंजा होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, और बाकी का जो 6 लाइन है उसको सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव इंट्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, सेस्टेट कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो इंट्रोड्यूसिंग पार्ट में दिखाया गया एक बालक को, एक लड़के को जो कि सोया हुआ है प्रकृति की गोद में, है ना, जिसके सिर के नीचे तकिया बनी हुई है, किसकी, फर्न की। उनके पैर कहाँ हैं, पैर है फूलों के मध्य। हमिंग इंसेक्ट उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि एटर्नल स्लीप में है, मतलब एक गहरी नींद सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ जाते हैं पता चलता है सोल्जर मरा हुआ है। ठीक है, शहीद हो गया है वो युद्ध में। उसके साइड में 2 बुलेट वाउंड्स दिखते हैं, वो बुलेट वाउंड्स की वजह से जो है कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई है। तो बेसिकली ये एक सोनेट है, एक पेट्रार्कन, एक इटालियन सोनेट है। ठीक है, और यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन करिए, इसको जरूर पढ़िएगा, सब्सटेंस, सेंट्रल आइडिया, टाइटल, और एक पढ़ लेंगे आप लोग फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर को लेकर के। इसके बाद आप जब जाएंगे आगे तो आपका है द पोएट्री ऑफ अर्थ। द पोएट्री ऑफ अर्थ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा करने का समय है नहीं। द पोएट्री ऑफ अर्थ में जब आप पढ़ेंगे तो ये जॉन किट्स का है, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे कि ये भी एक सोनेट है और ये भी एक इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट में 2 स्टेंजा होता है, 8 और 6 लाइन का, 14 लाइन की टोटल होगा। तो ये भी एक है। इसमें कवि ने विशेष तौर से पोएट्री मतलब बताया है म्यूजिक ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि नेचर का म्यूजिक कभी बंद ही नहीं होता। इसमें इन्होंने कुछ नेचुरल क्रिएचर्स को दिखाया है, जिसमें कुछ बर्ड्स हैं, दैन ग्रास हॉपर हैं, दैन क्रिकेट है। तो शॉर्ट से मैं बता दूं कि जब आपको गर्मी सीजन का बात होगा, गर्मी,
तो गर्मी जी से होता है, तो जी से ग्रास ओपर को गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु को, समर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ग्रास ओपर। कोल्ड, विंटर को कोल्ड कहते हैं। सी फॉर क्रिकेट, शीत ऋतु का जिक्र किसको लेकर के हुआ है? क्रिकेट को लेकर के। और जो पक्षी है वो विशेष तौर से फेंट हो जाते हैं, फेंट मतलब मूर्छित, हम कहते हैं बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश बी से पकड़ते हैं कि बेहोश हो गया, तो बी से आप पकड़ेंगे बर्ड्स। कौन बेहोश हो गया था, कौन फेंट हो गया था? बर्ड्स। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु अर्थात समर में कौन रिप्रेजेंट करता है? जी फॉर गर्मी, जी फॉर ग्रास ओपर। ठंडे में कौन करता है? सी फॉर कोल्ड, सी फॉर क्रिकेट। ठीक है, तो ये सीजन में दिखाते हैं कि सबसे पहले जो है पक्षी गाते हैं, लेकिन जैसे ही तेज़ धूप होता है तो उस समय ये सारे फेंट हो जाते हैं और जाके अपने आप को छिपा लेते हैं। कहाँ? कूलिंग ट्रीज में। फिर शुरू होता है किसका साउंड? ग्रास ओपर का। ग्रास ओपर का इन्होंने ही से रिप्रेजेंट किया है कवि ने। और उसके बाद जैसे ही ग्रास ओपर जब खुशियाँ मना करके टायर्ड हो जाता है तब फिर सीजन चेंज होता है, और सीजन चेंज होने के बाद आता है शीत ऋतु। उस समय ग्रास ओपर कहीं छिप जाता है अंडर सम प्लीजेंट वीड, तब आवाज़ सुनाई देता है किसका? क्रिकेट का, जो कि विंटर के समय को डिनोट करता है। लोन विंटर इवनिंग में किसका आवाज़ कहाँ से सुनाई देता है? नियर बाय द स्टोव। उस समय अगर कोई व्यक्ति जो कि आलस्य में है वो अगर सुनता है तो उसको क्रिकेट का सॉन्ग फील होता है कि ये ग्रास ओपर का ही सॉन्ग है। तो कवि ने यही दिखाने का प्रयास किया कि सीजन साइकिल जो है नेचर का वो कभी भी रुकता नहीं है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोगों का सोनेट नंबर 18 जो है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है और उनका सोनेट नंबर 18 ये है। ठीक है, उनके सोनेट की संख्या आपकी किताब में दी गई है, उसमें से 18 नंबर सोनेट ये है। तो इसमें उन्होंने अपने फ्रेंड को कंपेयर करने के लिए कविता की शुरुआत इंटरोगेशन से किया है। इंटरोगेशन जैसे उनका पहला लाइन ही है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। दी मतलब यू। इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो पूछेगा कि यहाँ दी कौन है? उनके फ्रेंड। कहीं कहीं मिलता है ना मिस्टर WH। एंड आई ऑफ हेवन किसको बोलते हैं? आई ऑफ हेवन तो स्वर्ग की आंख, दैट मीन्स व्हाट? सन। सन को बोला गया है। ठीक है, इसमें जो मई के मौसम में जो हवाएं चलती हैं विशेष तौर से गर्मी के दिन में, वो नष्ट कर देती हैं किसको? डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मई के महीने में जो फूल की कलियां होती हैं उसको नष्ट कर देते हैं। इनका मानना है कि जो समर सीजन है वो खासा शॉर्ट टाइम के लिए आता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी तुलना वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि उनके फ्रेंड जो है वो अमर हैं। उन्होंने कैसे उसको अमर बनाया? अमर बनाया अपनी पोइट्री, अपने वर्स के माध्यम से, क्योंकि जब कोई भी उस वर्स को पढ़ेगा तब तब उनके फ्रेंड की बातें जो है उनके फ्रेंड को फिर से पुनः याद की जाएंगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से आप लोग देखिए। अब मैं बात करता हूँ द प्रपोजल का। प्रपोजल जो आपका 1 एक्ट प्ले है, प्रपोजल कैसी रचना है? 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले याद रहे, 1 एक्ट प्ले, एकांकी कहते हैं उसको। ठीक है, कौन लिखा है इसको? एंटन चेको। एंटन चेको। इसमें कितने पात्र हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। 3 पात्र में कौन कौन है? तो चुबुको है जो कि एक लैंड ओनर है, उसकी बेटी नताल्या है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई गई है, और लोमो है जो भी पेशे से एक लैंड ओनर है और वो चुबुको का पड़ोसी है। ठीक है, और वो अपना मैरिज प्रपोजल लेकर के चुबुको के यहाँ आता है। ठीक है, और सारी बातें तो शुरू होती हैं। उसका उम्र तकरीबन कहानी में बताई गई है ड्रामा में 35 ईयर्स, और चुबुको की उम्र लगभग 70 के आसपास है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें पूछेगा कि पहला जो आर्गुमेंट हुआ था इसमें वो किस चीज़ के ऊपर हुआ था? ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट आर्गुमेंट वाज ओवर लैंड। ठीक है, लैंड के ऊपर हुआ था। लैंड का नाम क्या था? ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज। ठीक है, कितने डेसिटिन्स में फैला था? 5 डेसिटिन्स में। 5 डेसिटिन्स में। एकड़ में अगर पूछता है तो 13.5 एकड़। 13.5 एकड़। अगर 1 एकड़ पूछ दे तो 1 एकड़ इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे आपका आएगा 2.7 एकड़। इसकी कीमत कितनी बताई गई है? 300 रूबल्स। 300 रूबल्स। 300 रूबल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में बुक में टिक करवा दूंगा, वो आप लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं आता हूं आगे। जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट था वो था इनके डॉग्स के ऊपर, विशेष तौर से हंटिंग डॉग्स। 2 कुत्ते का जिक्र है, एक है स्क्वीजर और एक है गेस। ठीक है, एक लोमो का कुत्ता था और एक चुबुको का था। आप कैसे याद रखेंगे सो देखिए। आप LG जानते हैं, ठीक है, LG कंपनी है, तो L फॉर याद रखेंगे लोमो और G फॉर याद रखेंगे गेस। तो लोमो का कुत्ता का नाम क्या था? गेस। आप SC जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जानिए, या फिर शेड्यूल कास्ट हम लोग जो बोलते हैं, जिनको रिजर्वेशन सरकार की तरफ से दी गई है, जो लोग पाते हैं सुविधा, तो ये आप जैसे भी याद रखिए। तो SC आपको याद रहेगा, S फॉर स्क्वीजर, C फॉर चुबुको। तो चुबुको या फिर नताल्या के कुत्ते का नाम क्या था? स्क्वीजर।
ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, इसमें कीमत है कुत्ते का दो, एक है 125, एक है 85। याद रहे महंगा LG है, महंगा LG है, तो LG अर्थात गैस का कीमत हो गया 125 और SC थोड़ा सा इन लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, तो कम दाम लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों को सरकार की तरफ से छूट है थोड़ा, तो इन लोग को सुविधाएं मिलती हैं, तो सुविधा के अनुसार छूट कम कम, तो कम मतलब कम दाम किसका हो गया, स्क्वीज़र का। ठीक है, तो गैस का दाम हुआ 125 रूबल्स, इसका कीमत हो गया 85 रूबल्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बुक से आपको बता दूं, आप लोग उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप पूछेगा क्वेश्चन कि लोमो जो है किस ड्रेस में आया था, इवनिंग ड्रेस में। ठीक है, थ्रेसिंग मशीन की बात हो रही है। थ्रेसिंग मशीन जो है नताल्या ने उन लोगों ने दे दिया था चुबुको को, लोमो को काम करने के लिए, जिसकी वजह से नवंबर महीने तक उन लोगों को अपनी काम को रोक करके रखना पड़ा था उन लोगों को। ठीक है, आप पेज नंबर 73 जब निकालेंगे ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिएगा, वहाँ पर आपको एक लाइन है 5th लाइन में, जहाँ पर लोमो का आपको उम्र मिल जाएगा 35 ईयर्स। ठीक है, आप उसी में जब आएंगे 2 लाइन नीचे और, तो पैल्पिटेशन मिलेगा, जिस बीमारी से लोमो ग्रस्त है। उससे थोड़ा सा 2 लाइन नीचे आएंगे तो राइट आईब्रो मिलेगा। क्वेश्चन करता है कि उसके किस आईब्रो में ट्विचिंग हो रहा था, राइट आईब्रो में। आप थोड़ा नीचे आएंगे 2 लाइन और, तो एक लेफ्ट साइड मिलेगा, उसके किस साइड में जो है चुभन हो रही थी, तो लेफ्ट साइड में चुभन हो रही थी। और नीचे आएंगे तो सोते समय जंप करता था, कैसे, तो ही जंप्स लाइक अ ल्यूनेटिक, है ना। और कितने बार उनको पुलिंग होता था, 20 टाइम्स, उसी पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं बोल देता हूँ, आप पेज नंबर निकालेंगे 79, जहाँ पर आपको मिलेगा, आपको बात ढूंढना है चुबुको का कितने नंबर में, 1 2 3 4 5वां नंबर में चुबुको का, अर्थात नीचे से दूसरा नंबर में जो चुबुको बात कह रहा है। देखो वहाँ देखिएगा क्या है कि योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकर्ड। किसके फादर को ड्रंकर्ड बोला गया, लोमो के ग्रैंडफादर को क्या बोला गया, ड्रंकर्ड, अर्थात जो शराब वगैरह पीता है। फिर उसके बाद उसके यंगर आंट, उसकी छोटी आंट जो थी, किसकी, लोमो की, उसको कहता है वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमो फिर आगे क्या कहता है, योर मदर मतलब चुबुको की जो माँ है वो कैसी थी, हम बैक, कुबड़ी, जिसका पीठ थोड़ा सा उठ जाता है ना। फिर चुबुको अगला लाइन में बोलता है लोमो के पिताजी को कि तुम्हारे पिताजी क्या थे, गजलिंग गैम्बलर। इन सब वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, नतालिया फिर आती है और क्या कहती है, देयर हैवेंट बीन एनी बैक बाइटर्स टू इक्वल टू योर आंट। फिर लोमो को कहती है तुम्हारे आंट के जितना जो है आज तक कोई बैक बाइटर अर्थात जो चुगलखोर होता है वैसा कोई नहीं हुआ। ये सारे यहाँ से वर्ड देख लेना, वर्ड आपको जरूर देखना है। पेज नंबर 80 में आइएगा, 80 में ऊपर से 1 2 3 4 नंबर चुबुको में स्केयर क्रो एक टर्म है, काक भगौड़ा, खेत उत में देखते हैं हाथ खड़ा करके रहता है, तो स्केयर क्रो शब्द यूज़ किया गया था लोमो के लिए। फिर चुबुको शब्द उसके बाद में यूज़ किया, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट। तो स्केयर क्रो, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट, ये सारे टर्म्स यूज हुए थे लोमो के लिए, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप आएंगे मोटा मोटी पेज नंबर 82 पर, एकदम नीचे चले आइएगा, जहां आपको देखिए स्क्वीज़र के एकदम लास्ट में जहां नताल्या है, स्क्वीज़र के माता पिता का नाम, स्क्वीज़र जो डॉग था उनका, हार्नेस एंड चिसल्स। ठीक है, इसको आप लोगों को देख लेना है यहाँ से, एंड ऑलमोस्ट इसको देखने से ही हुआ। फिर आप आ जाएंगे पेज नंबर 85 में। 85 में जब आप आएंगे, देखिए जहाँ नताल्या फर्स्ट टाइम आ रही है उसके लास्ट लाइन के आसपास जाइएगा, ब्लैक बीटल्स मिलेगा। नताल्या जो है लोमो से कहती है कि तुमसे कुछ होगा नहीं शिकार वगैरह, तुम जाओ किचन में जाकर ब्लैक बीटल्स या फिर कॉकरोच ऑप्शन में आपको मिल सकता है, वो आप टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद जाइए नीचे से तीसरा वाले लोमो में, देखिए ओल्ड रैट यूज़ हुआ है चुबुको के लिए। इसको यूज़ कर सकते हैं कि ओल्ड मतलब बूढ़ा, और कहानी ड्रामा में सबसे ज़्यादा उम्र का चुबुको ही है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आप ऑलमोस्ट इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके जो आंसर्स है वो हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक बार बोल दूं कि आप लोग अगर रिवीजन कर लीजिए कविता में से सब्सटेंस, सेंट्रल आइडिया, टाइटल वगैरह, एंड स्लीप इन द वैली से आप फ्यूटिलिटी ऑफ वार पढ़ लेंगे, और द पोएट्री ऑफ अर्थ से पढ़ लीजिए कि कवि ने कैसे सीजन साइकिल को उसमें दिखाने का प्रयास किया है ना। और सेल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टेज से भी आप मोटा मोटी देख सकते हैं, लेकिन 2 चैप्टर पहले आप बेहतरीन तरीके से कीजिए, जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, विशेष तौर से उनसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल एग्जाम में समय भी तो नहीं बचा है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग जोन, इसको बढ़िया से कीजिए।
है ना, इसको ढंग से आप लोग करने का प्रयास कीजिए और एग्ज़ाम में समझ करके पढ़ करके अच्छे से आंसर करेंगे। कुछ भी टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। अच्छे से आप लोग सभी एग्ज़ाम दीजिए।